कहानी की शुरुआत होती है लिंग जियाओ पवेलियन के एक विशाल मैदान से, जहाँ फिजाओं में सिर्फ धूल और मार्शल आर्ट्स के शोर की गूंज थी। हमारा मुख्य किरदार यांग काई इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसके सगे साथी डिसाइपल्स उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। यह कोई आम अभ्यास नहीं था, बल्कि एक तरफा जुल्म था। एक के बाद एक हर कोई अपनी मार्शल आर्ट की ताकत उस पर आजमा रहा था। यांग काई हर बार गिरता उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान बनते जा रहे थे, लेकिन वो असहाय था। दूर खड़ा एक व्यक्ति चुपचाप एक रजिस्टर में कुछ नोट कर रहा था, मानो यांग काई की हर हार उसके लिए बस एक आंकड़ा हो। यांग काई अपने ही लेवल के हर योद्धा से बुरी तरह परास्त हो चुका था। मार खाते खाते उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी यह दयनीय दशा देखकर उसके सेक के एल्डर्स के चेहरों पर निराशा साफ छलक रही थी। उसकी लगातार गिरती परफॉर्मेंस को देखते हुए लिंग जियाओ पवेलियन के मुख्य एल्डर ने उसे बुलावा भेजा। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर, जहाँ हवाएं भी तेज थी, वहाँ एल्डर ने यांग काई की कलाई थामी और उसकी मेरिडियंस और हड्डियों की जांच की। जांच पूरी होते ही एल्डर ने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और गुस्से में बोले, यांग काई, तुम्हारी हड्डियां पैदाइशी तौर पर बेहद कमजोर है। कोई साधारण जीवन जियो। एल्डर के ये शब्द यांग काई के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराते हुए एल्डर के कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, मास्टर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे सेक्स से मत निकालिए। मार्शल आर्ट्स ही मेरा जीवन है। मैं दिल और जान से इसे सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक मौका और दे। उसकी आंखों में जुनून देखकर एल्डर का दिल थोड़ा पसीज गया, लेकिन सेक के नियम सब थे। उन्होंने कठोरता से कहा, ठीक है, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आज से तुम एक डिसाइपल नहीं बल्कि एक सेवक की तरह रहोगे। तुम्हें यहाँ झाड़ू लगाने और छोटे मोटे काम करने होंगे, बिल्कुल एक स्लेव की तरह। क्या तुम्हें यह मंजूर है? यांग काई के लिए कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट्स से बढ़कर कुछ नहीं था, इसलिए उसने बिना एक पल गवाए सिर झुकाकर हामी भर दी। वो एल्डर को धन्यवाद देने लगा, लेकिन एल्डर ने अपनी बात पूरी करते हुए एक चेतावनी दी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है लड़के। मेरी शर्त याद रखना, अगर अगले 3 सालों के अंदर तुमने अपनी टेम्पर्ड बॉडी के 3rd लेवल को पार नहीं किया, यानी ब्रेक थ्रू हासिल नहीं किया, तो तुम्हें हमेशा के लिए इस सेक्स से बाहर फेंक दिया जाएगा और तब कोई माफी नहीं मिलेगी। यांग काई ने अपनी मुठ्ठियां बींची और दृढ़ता से कहा, मास्टर, आप निश्चिंत रहे। अगर 3 साल बाद भी मैं टेम्पर्ड बॉडी के 3rd लेवल से आगे नहीं बढ़ पाया तो मुझे धक्के मारकर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद अपनी हार स्वीकार करके यहाँ से चला जाऊंगा। समय अपनी रफ्तार से बीता गया। कुछ दिनों बाद का दृश्य सामने आता है, जहाँ यांग काई एक बार फिर मैदान में खड़ा था। उसे एक साथी डिसाइपल ने चुनौती दी थी। यांग काई ने बिना किसी डर के उस चुनौती को स्वीकार किया और फाइट के लिए तैयार हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम यांग काई है और मैं टेम्पर्ड बॉडी रियाल्म के 3rd लेवल पर हूँ। उसके सामने खड़ा उसका विरोधी, जिसके चेहरे पर घमंड का नकाब था, उसने हंसते हुए कहा, और मैं झाओ डिंगजुन हूँ, टेम्पर्ड बॉडी के 5th लेवल का योद्धा। यह सुनते ही भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। वहाँ मौजूद एक लड़की ने हैरानी से कहा, यह तो सरासर नाइंसाफी है। एक 5th लेवल का योद्धा एक 3rd लेवल के लड़के से कैसे लड़ सकता है? नतीजे तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही साफ है। लेकिन वहाँ मौजूद बाकी लड़कों के लिए यांग काई महज एक मजाक का पात्र था। उनमें से एक ने उस लड़की को टोका, अरे तुम्हें नहीं पता, यांग काई और झाओ बिंगजुन क्लासमेट्स हैं, इसलिए वे एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं। और सच तो यह है कि पूरे सेक्ट में यांग काई ही अकेला है जो अभी भी 3rd लेवल पर अटका हुआ है। हर कोई उसे ही टारगेट करता है, क्योंकि उसे हराकर मुफ्त के पॉइंट्स कमाना सबसे आसान काम है। सच कहूँ तो मैं खुद कुछ दिनों में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए इसकी धुलाई करने वाला हूँ। तभी पास खड़ा एक और डिसाइपल बीच में कूद पड़ा, ओह भाई, अपनी बारी का इंतजार करो। सेक्ट के नियम के मुताबिक हम हर 5 दिन में ही चैलेंज कर सकते हैं। 5 दिन बाद मेरा नंबर है, तब तक इसकी पुरानी चोटें ठीक नहीं होंगी और मैं आसानी से इसे हराकर अपने पॉइंट्स बढ़ा लूंगा। अब मैदान में तनाव चरम पर था। फाइट शुरू हुई। यांग काई ने अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए हवा में एक ऊंची छलांग लगाई और एक जोरदार फिस्ट अपने विरोधी की तरफ फेंका, लेकिन लेवल का अंतर बहुत बड़ा था। झाओ डिंगजुन की बॉडी पत्थर जैसी सख्त थी। जैसे ही यांग काई का पंच उससे टकराया, यांग काई की कमजोर हड्डियों में एक तीखा दर्द दौड़ गया। उसे लगा जैसे उसने किसी लोहे की दीवार पर हाथ दे मारा हो। मन ही मन उसने सोचा, इसकी बॉडी सच में पत्थर जैसी मजबूत है। लेकिन डर के बावजूद उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया और दोबारा मुट्ठी तानकर खड़ा हो गया। झाओ डिंगजुन ने उसे घूरते हुए कहा, एल्डर ने तुझे 3 साल दिए थे, हमें लगा था तू पहले साल में ही दुम दबाकर भाग जाएगा। माना कि तूने खुद को बहुत पुश किया है, पागलों की तरह प्रैक्टिस की है, और सेक का शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसने तुझे ना पीटा हो। तू हर बार पीटा है, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह खड़ा हो जाता है। लेकिन आज मैं तेरा यह रिकॉर्ड तोड़ दूंगा कि तू हार नहीं मानता। इसके बाद झाओ डिंगजुन ने यांग काई पर हमलों की बारिश कर दी। वो उसे बेरहमी से पीट रहा था। दूर खड़ी एक नकाबपोश लड़की जो सेक की रेफरी थी और जीतने वालों को पॉइंट्स देती थी, वो भी यांग काई की इस जिद को देखकर हैरान थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इतना खून बहने के बाद भी यह लड़का बार बार मिट्टी छाड़कर खड़ा कैसे हो जाता है। 3rd लेवल पर होने के बावजूद यांग काई अपने से ताकतवर ओपोनेंट को कड़ी टक्कर दे रहा था। इस बात से चिढ़कर झाओ ने उसे कॉलर से उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। धूल का गुबार उड़ गया। आसपास खड़े बच्चे गिद्धों की तरह उसे घेरने लगे। वो हैरान थे कि क्या इस लड़के को मौत का डर नहीं है। इतनी बुरी हालत देखकर भी किसी के दिल में दया नहीं
नहीं आई, बल्कि वे उसका तमाशा बनाने लगे। तभी एक लड़के ने चिल्लाकर कहा, चलो शर्त लगाते हैं। यह तो तय है कि झाओ जीतेगा, लेकिन सस्पेंस यह है कि यांग काई कितने राउंड तक टिक पाएगा। जो सही अनुमान लगाएगा सारे पैसे उसके। और देखते ही देखते वहाँ यांग काई के दर्द पर जुआ खेला जाने लगा। लहूलुहान होने के बावजूद यांग काई ने अपनी कामती टांगों पर वजन डाला और फिर से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही पुरानी आग थी। यह देखकर झाओ और डिंगजुन भी सपका गया। तेरे अंदर अभी भी मुझसे लड़ने की हिम्मत बची है। शुरुआत में यांग काई ने उसके कुछ हमलों को डोज किया, लेकिन झाओ ने एक घातक पंच सीधा यांग काई के चेहरे पर दे मारा। खून का एक फव्वारा उसके मुंह से निकला। वो लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। वो खुद को मोटिवेट करता रहा। यांग काई, तूने उसका पंच आते हुए देखा था, इसका मतलब तू अभी भी लड़ सकता है। हार मत मान। झाओ को लगा कि खेल खत्म हो गया है और वो जीत का जश्न मनाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि यांग काई फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो चुका है। दर्शकों को अब हंसी आने लगी थी। यह लड़का तो पिटने का नया रिकॉर्ड बनाकर ही मानेगा। यांग काई का पूरा शरीर दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, दोबारा फाइट करते हैं। झाओ अब झुंझला गया था। उसे लगा कि यह लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि इसे अधमरा न कर दिया जाए। लड़ाई फिर से शुरू हुई। दूर खड़ी वो लड़की जो सब कुछ देख रही थी मन ही मन सोचने लगी, पिछले 3 सालों में हर 5 दिन बाद कोई न कोई इसे चुनौती देता है। यह उसका 14वां मैच है। इतनी मेहनत के बाद भी कोई नतीजा नहीं। अफसोस इसका अंजाम भी वही होगा जो हर बार होता है। तभी यांग काई ने एक मौका देखा और अपने शरीर की बची खुची सारी ताकत अपने पैरों में लाकर एक जबरदस्त किंग झाओ की छाती पर जड़ दी। झाओ दर्द से करा उठा और पीछे हट गया। भीड़ ने हूटिंग शुरू कर दी, अरे झाओ, क्या तुम इस कमजोर लड़के से हार जाओगे जिससे आधा सेट हरा चुका है? डूब मरो। अपनी बेइज्जती होते देख झाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दौड़कर यांग काई का गला पकड़ लिया और दहाड़ा, याद रखी रे, अगर तूने अभी हार नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसने यांग काई को हवा में उठाया और एक बार फिर जमीन पर दे मारा, लेकिन यांग काई, वो जिद्दी लड़का, फिर हिलने लगा। वो नकाबपोश लड़की जो अब तक शांत थी, उसे रहा नहीं गया। वो चिल्लाई, यांग काई, बस करो, अपनी हार मान लो, इतना हार्ड वर्क बेकार है, तुम यह फाइट नहीं जीत सकते। उधर झाओ ने देखा कि यह लड़का फिर उठ रहा है, तो उसने कहा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। उसने एक हथियारा पंच तैयार किया। यांग काई ने भी अपनी सारी ऊर्जा अपनी मुट्ठी में भर ली। एक पल के लिए लगा कि शायद कोई चमत्कार होगा, शायद यांग काई यह बाजी पलट देगा। दोनों के हमले टकराए, लेकिन हकीकत क्रूर थी। झाओ की ताकत कहीं ज्यादा थी। उसकी किक सीधे यांग काई के सिर पर लगी और वो किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह एक बड़े पत्थर से जा टकराया। इस बार अंधेरा उसे पूरी तरह निगल गया और वो बेहोश हो गया। उसके गिरते ही भीड़ में सहानुभूति की जगह गालियां गूंजने लगी। अरे यार, यह कमीना पहले नहीं हार सकता था, इसने मेरे सारे पैसे डुबो दिए, एक लड़के ने थूकते हुए कहा। एक डिसाइपल तो गुस्से में बेहोश पड़े यांग काई को लात मारने आगे बढ़ा। तभी हवा को चीरते हुए एक छोटा पत्थर आया और उस लड़के के घुटने पर लगा। वो दर्द से वही घुटनों के बल गिर गया। उसे समझ नहीं आया कि वो तो यांग काई को मारने जा रहा था, फिर वो खुद नील डाउन क्यों कर रहा है। तभी उसके साथी की नजर दूर खड़ी उस नकाबपोश लड़की पर पड़ी। वो घबरा गया, अरे बेवकूफ, वो हमें देख रही है, यह उसी का काम है, जल्दी चलो यहाँ से, अगर उन्होंने रिपोर्ट कर दी तो हमारे पॉइंट्स कट जाएंगे। डर के मारे वे सभी वहाँ से भाग खड़े हुए। मैदान अब खाली था। वो लड़की धीरे से यांग काई के पास आई और उसे सहारा देकर एक पेड़ से टिका दिया। उसकी आंखों में यांग काई के लिए एक अजीब सी फिक्र थी। उसने अपनी जेब से एक कीमती मेडिसिन निकाली और यांग काई के हाथ में रखते हुए बुदबुदाई, पागल लड़के, तुम्हें हर चुनौती स्वीकार करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन ये लोग तुम्हें सच में मार डालेंगे। तुम अपनी जान जोखिम में डालते हो, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाते। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? शाम ढल चुकी थी जब यांग काई को होश आया। उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो एक बार फिर हार गया। तभी उसकी नजर अपनी हथेली पर पड़ी जहाँ एक छोटी सी मेडिसिन की शीशी रखी थी। वो चौंका नहीं, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। उसने उदासी से कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तुम हर बार मेरी चोटें ठीक करती हो, मुझे दवा देती हो और चली जाती हो। मुझे शर्म आती है कि तुम मुझे हमेशा हारते हुए देखती हो। कसम है मुझे, एक दिन मैं जीतूंगा, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए। उसने लड़खड़ाते हुए अपनी लकड़ियों की पोटली उठाई। उसके दिल में एक डर बैठा हुआ था। 3 साल का समय खत्म होने वाला था और उसने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया था। अगर उसे सेक्स से निकाल दिया गया तो वो उस अनजान मददगार लड़की को फिर कभी नहीं देख पाएगा। इन्हीं विचारों में खोया वो सेट के बाहरी हिस्से में बनी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा। अंदर आकर उसने वो दवा अपने घावों पर लगानी शुरू की। दवा लगते ही तेज जलन हुई, लेकिन उसे इसकी आदत थी। थकान इतनी ज्यादा थी कि वो बिना कुछ खाए सीधे अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके सिरहाने एक काला खुरदरा पत्थर रखा था जिसे वो तकिए की तरह इस्तेमाल करता था। जैसे ही उसने अपना घायल सिर उस पत्थर पर रखा, एक अजीब घटना घटी। उसके माथे के घाव से रिसा हुआ खून उस पत्थर पर गिरा और पत्थर ने स्पंज की तरह उस खून को सोख लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। यांग काई गहरी नींद में था। उसे खबर भी नहीं लगी कि उसके खून की एक बूंद ने सदियों से सोई हुई एक प्राचीन शक्ति को जगा दिया है। वो पत्थर अचानक स्पिरिचुअल पावर से चमकने लगा। यांग काई को अपने सिर के नीचे एक अजीब सी गर्मी और बेचैनी महसूस हुई। वो झटके से उठा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी चेतना उसकी झोपड़ी से गायब हो चुकी थी। वो एक बिल्कुल अलग आयाम में, एक अंधेरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया था। वहाँ अगर कुछ था तो सिर्फ वही काला पत्थर जो अब हवा में तैर रहा था। यांग काई हैरान रह
रह गया। यह तो मेरा तकिया है, यह यहाँ क्या कर रहा है और इतना चमक क्यों रहा है? अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली पत्थर से छुई, उस पत्थर ने फिर से उसका खून सोखना शुरू कर दिया और उसमें से सुनहरे अक्षर हवा में तैरने लगे। यांग काई ने पढ़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि एंशिएंट टाइम की एक सीक्रेट बुक थी, जिसमें मार्शल आर्ट्स की भूली बिसरी और प्रतिबंधित तकनीकें छिपी थी। अचानक वो किताब दूर उड़ने लगी। यांग काई पागलों की तरह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। हमें दिखाया जाता है कि असल दुनिया में उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा इस सपनों की दुनिया में संघर्ष कर रही थी। किताब का पीछा करते करते वो एक गहरी क्लिफ के किनारे पहुंच गया। वो गिरने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से झाओ डिंगजुन प्रकट हुआ। नहीं, वो झाओ नहीं बल्कि उसका एक मायावी रूप था। उसने यांग काई को एक जोरदार पंच मारा और उसे खाई से नीचे धक्का दे दिया। यांग काई ने बड़ी मुश्किल से चट्टान का एक कोना पकड़ लिया। ऊपर खड़ा नकली झाओ डिंगजुन हंसते हुए बोला, अगर जीना चाहते हो तो अपनी हार मान लो, कहो कि तुम कमजोर हो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। यांग काई की आंखों में अंगारे दहक उठे। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे तुम्हारी मदद की भीख नहीं चाहिए, मैं खुद ऊपर आऊंगा। यह सुनकर उस मायावी साये ने उसका हाथ अपने पैरों तले कुचलना शुरू कर दिया। जब तक तुम हार नहीं मानते, मैं तुम्हें ऊपर नहीं आने दूंगा। यांग काई समझ गया कि यह असली झाओ नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना ताकतवर होने के बाद भी ऐसे बात नहीं करता। उसने पूछा, तुम कौन हो? तभी उस साये की आवाज बदल गई। एक गूंजती हुई आवाज आई, मैं जो भी हूँ, अगर तुमने घुटने नहीं टेके तो आज तुम मारे जाओगे। और उसने एक जोरदार लात मारकर यांग काई को खाई में गिरा दिया। यांग काई सीधा गहरे काले पानी में जा गिरा। पानी के अंदर पहुँचते ही अनगिनत स्पिरिचुअल चेन्स ने उसे जकड़ लिया। वो चेन सांपों की तरह उसके गले और हाथ पैरों से लिपट गई और धीरे धीरे उसका खून चूसने लगी। यांग काई छटपटाने लगा, लेकिन जकड़न मजबूत होती गई। तभी एक चमत्कार हुआ। यांग काई का खून उन चेन्स के लिए जहर साबित हुआ। उसका खून पीते ही वो चेन्स कमजोर पड़ने लगी और टूट गई। जैसे ही यांग काई आजाद हुआ, उसने देखा कि पानी की गहराइयों में एक और चीज कैद थी, गोल्डन स्केलेटन। यांग काई के खून ने अनजाने में उस कंकाल की बेड़ियां भी तोड़ दी थी। वो कंकाल अब आजाद होकर यांग काई के सामने तैर रहा था। उस हड्डियों के ढांचे ने अपना मुंह खोला और एक भारी आवाज आई, सिर्फ तुम्हारे खून की वजह से मैं आज आजाद हुआ हूँ। यांग काई ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? कंकाल हंसा, मैं एक स्कल मॉन्स्टर हूँ, सदियों से इस काले पत्थर में कैद था, लेकिन अब मैं आजाद हूँ और मुझे एक नए शरीर की जरूरत है और वो शरीर तुम्हारा होगा। इससे पहले कि यांग काई कुछ समझ पाता, उस कंकाल ने उसे जकड़ लिया और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा, ताकि वो यांग काई की बॉडी पर कब्जा कर सके। कंकाल ने चेतावनी दी, बच्चे, जितनी जल्दी हो सके गिव अप कर दो, दर्द कम होगा और मौत आसानी से आ जाएगी। लेकिन हार मानना शब्द यांग काई की डिक्शनरी में नहीं था। तभी उस अंधकार में एक और दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। उसने यांग काई के मन में एक बात डाली, याद रखो यांग काई, जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, इस पूरी कायनात में कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इन शब्दों ने यांग काई के दिमाग में एक धमाका कर दिया। उसे अपने पिछले 3 सालों का संघर्ष याद आ गया। वो अपमान, वो मार, वो एल्डर की बातें और वो वादा। उसने चीखते हुए कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। उसकी विल पावर इतनी जबरदस्त थी कि पासा पलट गया। जो कंकाल उसे सोखने की कोशिश कर रहा था, यांग काई का शरीर उल्टा उसी कंकाल को एब्सॉर्ब करने लगा। उसकी रूहानी ताकत ने उस गोल्डन स्केलेटन को तोड़कर अपनी हड्डियों में मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो पूरा सुनहरा कंकाल यांग काई के शरीर में समा गया। अचानक यांग काई की बॉडी से एक प्रचंड स्पिरिचुअल एनर्जी का विस्फोट हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी कमजोर हड्डियां अब बदल चुकी है। उसके अंदर एक असीम ताकत दौड़ रही थी। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और महसूस किया कि अब उसका वक्त बदल चुका है। वो कमजोर यांग काई नहीं रहा। और इसी जबरदस्त मोड़ पर, जहां हमारा हीरो एक नई और खौफनाक ताकत हासिल कर चुका है, हमारा आज का यह एपिसोड खत्म होता है।